जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज है 11 अप्रैल 2024। 11 अप्रैल 2024 से जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका बनेगा, हम इस सेशन में उसको कवर करने वाले हैं। आपको इस सेशन में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिलने वाला है और साथ ही एक परीक्षा प्रवाह, जिसमें आज का एक टॉपिक हमने सम्मिलित किया है। और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। 11 अप्रैल 2024 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर के बन सकते हैं, उससे पहले आपके लिए एक ऊर्जावान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कोट। जिंदगी में डर की लहरों से भाग कर नौका पार नहीं होती, अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। उनके लिए, अपने लिए, जो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और खुश देखने की कोशिश करते हैं, तो लड़ते रहिए उनके लिए, झगड़ते रहिए, जूझते रहिए अपनी नींदों से, अपने आलस्य से। ठीक है, तो यही मौका है बस कुछ कर गुजरने का और अपना नाम रोशन करने का, अपने आप को एक अच्छी सी नौकरी दिलवाने का। ठीक है, तो ये ऊर्जावान कोट के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि हाल ही में भारत की चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? तो अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पुरस्कार दिया गया है किसको? चंद्रयान 3 की टीम को। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका LBM-3M4 के द्वारा। LBM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आपको पता है कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो आपकी 14 जुलाई 2023 को की गई थी। ठीक है, जो जिसके बाद ये 23 अगस्त 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। कहां पर? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसी के साथ भारत भारत पहला देश बना चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। तो भारत पहला देश बना दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। इससे पहले और टोटल मिलाकर भारत चौथा देश बना था आपका चंद्रमा पर पहुंचने वाला। सबसे पहले आपका यूएसएसआर पहुंचा था, उसके बाद आपका अमेरिका पहुंचा था, उसके बाद आपका चाइना पहुंचा है। कौन पहुंचा है? चाइना। और उसके बाद आपका इंडिया पहुंचा था, और अभी हाल ही में आपका जापान भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। ठीक है, तो जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने अपना प्रज्ञान रोवर, यानी कि जो आपका एक तो विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, तो लैंडर को जिस जगह उतारा उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा गया है? तो शिव शक्ति उसको पॉइंट नाम दिया गया है। ये बातें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं PSLV C11 की बात करता हूं तो इससे चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था। किसको? तो चंद्रयान फर्स्ट जो आपका 2008 में भेजा गया था। वहीं GSLV MK3 की बात करता हूं तो चंद्रयान 2 को इसके द्वारा भेजा गया था। किसको? चंद्रयान 2 को, और जिसकी लैंडिंग 2019 में की गई थी। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो भारत की चंद्रयान 3 टीम मिशन को 2024 का जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है ना। भारत के काउंसिल जनरल DC मंजूनाथ ने, कौन? तो ये कौन है? आपके काउंसिल जनरल हैं DC मंजूनाथ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से, यानी कि इसरो की तरफ से। किसकी तरफ से? तो इसरो की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त करा है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने? तो DC मंजूनाथ ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, तो बात किसकी चली है? बात इसरो की। तो इसरो ने ही आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अगर मैं इसरो की बात करता हूं
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके फाउंडर यानी कि इसके खोजकर्ता की बात करता हूं तो विक्रम साराभाई इसके खोजकर्ता हो जाते हैं, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो आपके एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 के विजेता बन गए हैं। तो कौन बने हैं आपके? तो मैक्स वेरस्टेपेन, मैक्स वेरस्टेपेन इस जापानी ग्रांड प्रिक्स को 2024 को जीतने वाले, फॉर्मूला 1 रेस होती है ये, है ना, तो इसको खिलाड़ी बन गए हैं, है ना। तो रेड बुल के है, ये किस कंपनी से है? तो रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन लगातार तीसरी बार जापानी ग्रांड स्प्रिंग प्रिक्स लीग जीती है। ठीक है, और मैक्स वेरस्टेपेन 7 बार के विश्व चैंपियन माइकल सुमाकर के साथ अब लगातार 3 बार जापानी ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले केवल दूसरे ड्राइवर हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस होती है, ये गाड़ियों की रेस होती है। ठीक है, जिसमें माइकल सुमाकर 3 बार जीते थे, है ना, इसको जापानी ग्रांड प्रिक्स को लगातार, और ऐसे ही आपके वेरस्टेपेन भी लगातार तीसरी बार इस जापानी ग्रांड प्रिक्स को जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। चलिए आगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं अगला। तो हाल ही में लियो वराडकर का स्थान साइमन हैरिस ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में लिया है? तो लियो वराडकर ने हाल ही में, अब आपको पता है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया था? तो अभी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आपका साइमन हैरिस को वहां का पीएम बनाया गया। तो साइमन हैरिस को कहां का पीएम बनाया गया? आपके आयरलैंड का। ठीक है, आयरलैंड के अभी साइमन हैरिस आपके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर मैं आयरलैंड की बात करता हूं तो इसकी राजधानी डबलिन हो जाती है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति माइकल डी हेंगिंग्स हैं, और जबकि प्रधानमंत्री आपके साइमन हैरिस अभी नियुक्त हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि आयरलैंड की स्थिति, आप यहां पर देख पा रहे होंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन आपका आयरलैंड के पश्चिम दिशा में पड़ता है, जबकि इंग्लिश चैनल आपका देखने को मिलेगा, इंग्लिश चैनल फ्रांस और आपका ब्रिटेन के मध्य, तो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य आपका इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, वही अगर आयरलैंड की बात करता हूं तो ये है आपका आयरलैंड, जो आपका यूनाइटेड किंगडम के पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, और इसके उत्तर में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड पड़ता है। ठीक है, अगर आयरलैंड की राजधानी की बात करता हूं तो डबलिन इसकी राजधानी हो जाती है, और ये एक यूरोपीय देश है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा व्यक्ति अफ्रीका की लंबाई में दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? अगर मैं अफ्रीका की बात करता हूं तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यहां से लेकर के इसने दौड़ कंप्लीट की है यहां तक। ठीक है, कुल 16 देशों से होकर के इसने दौड़ कंप्लीट की है। ठीक है, और 16,000 किलोमीटर की लंबाई को इसने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 352 दिन का टाइम लिया है, और अफ्रीका के दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितने हजार किलोमीटर? तो 16,000 किलोमीटर लगभग ये चला है, या कह लीजिए दौड़ा है। तो 10,000 मील इसने दूरी तय की है। ठीक है, तो कौन कौन से देशों से होकर के? तो कुल 16 देश हैं। ठीक है, नामीबिया है, अंगोला है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो गणराज्य है, कैमरून है, नाइजीरिया है, बेनिन है, टोगो है, घाना है, आइवरी कोस्ट है, गिनी है, सेनेगल है ना, आपका मोरिटोनिया है, और अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया से होकर के ये कुल 16 देशों से होकर के गुजरा है। तो ये क्या नाम हो जाता है इस व्यक्ति का? इस व्यक्ति का नाम है रस्कुक, और ये कहाँ का निवासी है? तो ये इंग्लैंड का निवासी है। कहाँ का? तो ये इंग्लैंड का निवासी है रस्कुक, जिसको हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है, हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो रस्कुक को, है ना। ये हैं आपके 27 वर्षीय रस्कुक, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से लेकर के उत्तर तक 16,000 किलोमीटर का 352 दिनों में सफर तय किया है। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करता हूं तो हाल ही में किसे 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है? किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका गेल को। ठीक है, गैस अथॉरिटी
ऑफ इंडिया, है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये दिया गया है। तो किसको दिया गया है? गेल को दिया गया है। अगर मैं गेल की बात करता हूं तो ये पहले दिया किस कैटेगरी में गया है? तो ये दिया गया है आपका सर्वश्रेष्ठ, है ना, किस कैटेगरी में? तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार की श्रेणी में आपको दिया गया है। कौन सी आपकी इसकी परियोजना थी? तो ये आपकी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। 15वां CIDC आपका विश्वकर्मा पुरस्कार। भारत में गैस उत्खनन के लिए पहली ये सीड संस्था है। भारत में गैस उत्खनन के लिए ये पहली, यानी कह सकते हो सीड संस्था है ना। अगर मैं गेल की बात करता हूं तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1984 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? संदीप कुमार गुप्ता जी इसके वर्तमान में हेड हो जाते हैं। वहीं मैं अगर अगली करंट अफेयर की बात करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में गॉड पार्टिकल की खोज, है ना, जिसको हिग्स बोसॉन के नाम से भी जानते हैं, गॉड पार्टिकल की खोज करने वाला पीटर हिग्स, करने वाले ही पीटर हिग्स 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म किस देश में हुआ था? कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स थे, 94 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हुआ है, ठीक है। ये किस देश के जब वासी थे? तो ये आपके कह सकते हो आप इंग्लैंड के वासी थे, है ना। ये हैं आपके पीटर हिग्स जिन्होंने गॉड पार्टिकल को या हिग्स बोसॉन को खोजा था। अगर मैं गॉड पार्टिकल की बात करता हूं तो ये मतलब कह सकते हो आधुनिक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण खोज इसको कह सकते हो। यही गॉड पार्टिकल है जो हमें ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है, बताता है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के आज तक का जो भी चीजें चल रही हैं अनवरत, वो कैसे कैसे घटित हुई हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक इसको आप कह सकते हो। इन्होंने हिग्स बोसॉन कण का अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल की खोज कब की गई थी? तो 4 जुलाई 2012 को इसकी खोज की जाती है। तो कहां की जाती है? तो जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वहां पर क्या है? तो यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है और उसमें एक कह सकते हो आप कोलाइडर लगा हुआ है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, है ना। इस पर प्रयोग किया गया था और इस हिग्स बोसॉन को या गॉड पार्टिकल को खोजा गया था। कब खोजा गया था? 2012 में। और फिर 2013 में इसी पार्टिकल की खोज के लिए पीटर हिग्स और फ्रंकोइस एंगलर्ट को क्या मिला था? 2013 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो 2012 में इन्होंने खोज की थी, 2013 में फ्रंकोइस और पीटर हिग्स को क्या मिला है? आपका 2013 में भौतिकी का नोबेल मिला था। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करता हूं तो आपको हालिया अध्ययन के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे का सामना कर रहा है, सॉइल इरोजन का सामना कर रहा है? तो ये आपका हो जाता है 30%। कितना? 30% आपका भारत का भूभाग जो है आपका सॉइल इरोजन या जिसको मिट्टी कटाव के नाम से जानते हो का सामना कर रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन जैसे आपका भूमिगत जल भी सॉइल इरोजन करता है, जो एक जगह से भूमि की परत को ऊपर वाली को बहा करके अपने साथ ले जाता है। अगर मैं हवाओं की बात करूं तो हवाएं भी सॉइल इरोजन करती हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इस चित्र में देख पा रहे हो कि जैसे अगर वाटर ऊपर से आ रहा है ना, और एक ढलान पे एक मिट्टी है जिसमें कुछ उगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इस पर पानी डाला तो ढलान के साथ सारी मिट्टी कहां पर इकट्ठा हो गई? नीचे जाकर के इकट्ठा हो गई। तो इसी को आप सॉइल इरोजन के नाम से जानते हो। तो सॉइल इरोजन में होगा क्या कि जो आपकी परत थी, जो ऊपरी परत थी जो एक उपजाऊ थी, ठीक है, ऊपरी परत जो एक उपजाऊ मिट्टी थी, वो मिट्टी कहीं ना कहीं आपकी क्या हो गई? क्षरित हो गई। तो क्षरण होने के साथ ही उसमें जो उसकी क्षमता थी उपजाऊ उर्वर होने की, वो क्षमता उसमें समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण जो भूमि आपकी उर्वर रहा करती थी कभी, अब वो कैसी हो जाएगी? तो आपकी बंजर हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं कि भारत में भूस्थानिक मॉडलिंग और मृदा क्षरण का मानचित्र शीर्षक वाला अध्ययन पहली बार जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि मामूली मृदा क्षरण से 30% भूमि आपकी ग्रसित है। ऊपरी मिट्टी, जो मिट्टी का सबसे ऊपरी परत होती है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। मृदा क्षरण के कारण भारत में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर अधिक भूमि खोदी है। तो 1500 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की भूमि को भारत खो चुका है। 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपरी सतही या कह सकते हो जिसकी गहराई 6 सेंटीमीटर है, तैयार होने में
अगर मैं बात करूं कि 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी तैयार होने में कितना समय लगता है, लगभग 1000 साल का समय लगता है। ठीक है, उड़ीसा भारत में विनाशकारी कटाव के हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, तो हल्की से मामूली से लेकर के विनाशकारी कटाव तक 6 कैटेगरी में भारत में आपका मृदा इरोजन या कह सकते हो मृदा कटाव को बांटा जाता है। देश में मिट्टी के कटाव के प्रति सबसे संवेदनशील 20 जिलों में से 9 जिले किसमें हैं? अकेले 9 जिले आपके आसाम में हैं। अगर आप मैं आसाम की बात करता हूं तो इसमें टोटल 20 जिलों में से 9 जिले जो संवेदनशील हैं वो अकेले आसाम में ही हैं। और आपके उड़ीसा में आपका क्या है, विनाशकारी कटाव का हॉटस्पॉट में से एक है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो जहां जहां भी आपका भूमिगत जल इसको क्या करेगा, मृदा इरोजन करने वाला है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये करंट अफेयर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम एक आपको लिए नया सेशन इसी में आपका ऐड किया है, परीक्षा प्रवाह। परीक्षा प्रवाह एक महत्वपूर्ण आपका सेशन मतलब कह सकते हो स्लाइड होगी जो मतलब महत्वपूर्ण चीजों से भरी रहेगी, जिसमें एक टॉपिक होगा जो प्योर फैक्ट होगा और जिसके क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी परीक्षा में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी हमको बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन ये परीक्षा प्रवाह में आपको लेकर के हम आ गए हैं। परीक्षा प्रवाह में आज का जो मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के हम आपके समक्ष रखेंगे। तो क्या तथ्य बन सकते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है, तो वो आपके समक्ष रखेंगे। तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, बेसिक सा फैक्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति थे निम्न में से जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीवी गिरी की बात करता हूं, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पर रहते हुए राष्ट्रपति बने थे। यानी कि कौन से मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश थे जो आपका तत्कालीन मतलब कह सकते हो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो कौन थे आपके, एम हिदायतुल्लाह। कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह जी आपके सीजीआई रहते हुए आपके कौन बने थे, तो आपके राष्ट्रपति बने थे। अगर मैं आगे बात करता हूं, बीवी गिरी द्वितीय चक्र की मतगणना किसके टाइम पे होती है, तो बीवी गिरी के टाइम पे होती है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए हैं वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह की बात करता हूं, तो जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह जी थे। आर वेंकट रमन की बात करता हूं, तो सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति आर वेंकट रमन थे। डॉक्टर के आर नारायण की बात करता हूं, तो प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो के आर नारायण जी बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता हूं, तो पहले वैज्ञानिक जो आपके कौन बने, ये पहले वैज्ञानिक थे जो आपके राष्ट्रपति बने। इनको मिसाइल वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी भारत की। रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित राष्ट्रपति बने थे। पहले कौन, के आर नारायण, दूसरे कौन, आपके कौन, रामनाथ कोविंद। वही द्रौपदी मुर्मू की बात करता हूं, तो वर्तमान में ये आपकी राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम आदिवासी और द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो आशा करता हूं कि परीक्षा प्रभा आपको पसंद आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, एक नए जोश के साथ, नए तेवरों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।